नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तू के सिद्धांत को, कि अरस्तू कौन है, कहाँ के विचारक हैं और उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं। उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अरस्तू का थोड़ा सा परिचय भी हम पढ़ेंगे। अरस्तू ने काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले विचार को जरूरी माना है। अरस्तू कहते हैं कि काव्य की रचना वही होती है जहाँ सबसे पहले व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है। अगर हमारे मन में एक विचार आया कि चलो हम एक कविता लिखते हैं, हम प्रकृति से संबंधित लिखेंगे या हम नारी से संबंधित लिखेंगे, तो पहले क्या आया, विचार आया, उसके बाद हमने काव्य की रचना की है। तो ये अरस्तू का मानना है। उपयोगिता से विचार उत्पन्न होता है, यानी जिस चीज़ की उपयोगिता होती है उसी से ही विचार उत्पन्न होता है, फिर उसकी निर्मित होती है। अरस्तू ने दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि की तरह कला और संगीत के महत्व व उपयोगिता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार दर्शन, इतिहास, राजनीति सभी की उपयोगिता है, उसी तरह कला और संगीत की भी है, क्योंकि कला से व्यक्ति जब चित्रकला करता है, व्यक्ति कलाकारी करता है, तो उसके मन के भाव उस कैनवास पर उतर कर आते हैं। और ऐसे ही संगीत में भी, संगीत में जब व्यक्ति का मन परेशान, दुखी होता है, तो संगीत सुनकर वह आनंदित हो जाता है, संगीत की लय में खो जाता है। तो संगीत भी व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य विषय। अरस्तू ने काव्य वस्तु के साथ साथ काव्य के रूप पक्ष तथा शिल्प पक्ष पर भी विचार किया है। काव्य के संदर्भ में अरस्तू की मान्यता थी कि काव्य के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत केवल काव्य पर ही नहीं, बल्कि काव्य के विविध भेदों, उनके विशिष्ट प्रयोजनों, कथानक की संरचना, उसके घटक खंडों की संख्या, प्रकृति या इनसे संबंध अन्य विषयों पर भी विचार करना चाहता हूँ। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते, यानी हमने जो काव्य की रचना की उसमें रस, छंद, अलंकार होते हैं, तो अरस्तु कहते हैं कि काव्य के लिए छंद कोई अनिवार्य तत्व नहीं है। इसे व्याख्यायित करने के लिए होमर व एम्पेदोक्लीस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि काव्य तत्व का निर्धारक छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते, क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध हैं, किंतु होमर कवि हैं और एम्पेदोक्लिस भौतिक विज्ञानी। इसीलिए रचना का मापदंड प्रयोजन है। का तात्पर्य है कि अरस्तू ने कहा है कि यदि काव्य की जो रचना है वो छंदबद्ध रचना को ही काव्य कहा जाता है। ये काव्यशास्त्र में जो परिभाषा दी गई है, तो कहते हैं कि इस प्रकार की रचना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो सभी क्या है, कवि होंगे। और उन्होंने कहा ये तो क्या है, भौतिक विज्ञानी हैं, और इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं उसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। घड़ा निर्माण की क्रिया का प्रयोग करके अरस्तु समझाते हैं, यानी मटका, घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं, उसके निर्माण की जो क्रिया है उसके बारे में बताते हैं कि प्रयोजन को जल के रूप में, उपादानकरण को मिट्टी के रूप में, निमित्तीकरण को कुम्हार या चाक के रूप में और तत्व को घड़े के रूप में प्रस्तुत करके समझना चाहिए। यानी क्या है, प्रयोजन क्या है हमारा, उसका जल के रूप में हमें उसमें पानी भरना है एक मटके में। उपादान यानी जो हमने सामग्री प्रयुक्त की वो क्या है, मिट्टी के साथ बना। निमित्तीकरण, निर्माण किया किसने, कुम्हार ने, चाक के द्वारा, यानी फिर उस घड़ा तत्व, एक मटके तत्व का एक निर्माण हुआ। तीन चीजें उसमें लगी। औचित्यवाद का मुख्य उद्देश्य काव्य से अच्छा ग्रहण करने और बुरा त्याग देने से है। औचित्यवादी की स्वयं निजी स्थापना नहीं होती, अपितु पूर्व स्थापित मान्यताओं से उचित का चयन करना ही उनका कार्य होता है। काव्य दोषों की संख्या अरस्तु 5 मानते हैं। वो कौन कौन सी हैं? असंभव वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध, अयुक्त और शिल्पगत दोष। अनुकरण सिद्धांत की काव्य ने अनुकरण क्या कहा है? अनुकरण का सीधा साधा अर्थ है कि किसी रचना को देखकर या किसी भी वस्तु को देखकर उसका अनुकरण करना। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु। अरस्तु कौन है? प्लेटो को शिष्य हैं।
इस पर विस्तृत विवेचन किया है। काव्य कला को अरस्तु राजनीति तथा राजनीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु क्या करते हैं, कला को कला न मानकर राजनीति तथा राजनीति शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि अरस्तु का मत अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मत से अलग है। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनुकरण के जो प्रकार हैं वो क्या, प्लेटो कहते हैं कि अगर किसी पलंग जो बढ़ई होता है उसने एक पलंग का निर्माण किया तो वो उसकी रचना नहीं, वो ईश्वर की रचना है, क्योंकि मस्तिष्क में जो विचार उसके ईश्वर ने ही भेजा। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अलग है और प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत अलग है। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनुकरण के जो प्रकार हैं वो कहते हैं कि जैसी वे थीं या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं और जैसी वे होनी चाहिए, यानी कोई भी वस्तु जिस प्रकार की है वो उसी प्रकार की है और जिस प्रकार हम उसे समझते हैं, देखते हैं, या फिर जिस प्रकार की वो वस्तु होनी चाहिए। तो अरस्तु ने इस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। अनुकरण के इन तीनों प्रकार में आदर्शात्मक रूप जैसी वे होनी चाहिए को माना जाता है। इनकी मान्यता है कि इस अनुकरण व चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल मात्र नहीं होगा। यानी वो कहते हैं कि कोई भी कवि अगर कोई रचना करता है तो कवि की क्या है, कोई रचना किसी कवि ने की, कविता लिखी, प्रकृति, पहाड़, पर्वत सभी पर। प्लेटो का मानना है कि अगर किसी कवि ने प्रकृति पर रचनाएं लिखी हैं तो प्रकृति क्या है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये क्या है, उसने नकल की है कवि ने। अरस्तु कहते हैं कि अगर कोई कवि या कोई व्यक्ति किसी भी रचना का अनुकरण कर या किसी वस्तु का अनुकरण कर वो रचना लिखता है तो वो नकल नहीं होगा, उसमें उसके भाव भी होंगे, उसका अपना विचार भी होगा। तो उनका कहना ये है, कल्पना और निश्चय का ही योगदान है, वह नकल मात्र नहीं होगा। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं, यानी अपने द्वारा कोई नया किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, नवीन सृजन करना। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। अरस्तु भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। इस तरह अरस्तु ने न केवल कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया बल्कि कला को अमूर्त तक से नहीं संवेदन और बिंब विधायिनी शक्ति से जोड़ा है। अरस्तु अनुकरण के प्रकारों में भेद में दुखांत, प्रहसन, महाकाव्य आदि को मानते हैं। काव्य हेतु छंद की अनिवार्यता को स्वीकार आवश्यक नहीं मानते। प्रहसन, महाकाव्य, दुखांत कलाओं को तीन भेदक रूपों में विषय, माध्यम और पद्धति में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु के विचार, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि अनुकरता है, यानी किसी भी वस्तु का, प्रकृति का, कहीं भी, जैसे चित्रकार एक चित्र बनाता है और कलाकार भी एक कला का निर्माण करता है, कोई भी कला, उसी तरह कवि भी क्या है, किसी रचना पर लिखकर, किसी व्यक्ति पर, किसी विशेष तथ्य पर लिखकर वह क्या अनुकरता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है किंतु एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। उन्होंने नकल नहीं कहा है, उसे पुनः प्रस्तुतिकरण कहा है। त्रासदी विवेचन ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी यानी दुखांत, अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतर है। ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है त्रासदी, अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतर है। त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन जो कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता दियोनिसस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है, यानी दुखांत कोई है उसका भी जो आरंभ होगा उसके देवता हैं दियोनुसिस, उनसे उसका आरंभ माना जाता है। ईसा पूर्व 5वीं सदी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तब तक ईसा की पूर्व 5वीं सदी में त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीत काव्य विधाएं भी प्रचलित थीं। त्रासदी की मुख्य विशेषताएं हैं, त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत से बनती है।
कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है, वर्णन नहीं होता। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। सबसे पहला है कथानक। जो हम यहाँ पर बात हो रही है किसी रचना की, कहानी की, उपन्यास की, जिनमें सभी तत्व होते हैं। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने देश, काल और कार्य के आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया है। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास, यानी हम जो एक कथानक काव्य का, कहानी का, उपन्यास का पढ़ते हैं, यानी मूल तथ्य कथानक। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। अगला है चरित्र, कि पात्र कौन से होंगे किसी रचना में। कि त्रासदी में नायक का पतन आवश्यक होता है, यानी जो रचनाकार है वह जो मेन कैरेक्टर होता है किसी रचना का, उसका पतन यानी उसका विनाश होना। इसीलिए यह पतन ऋणात्मक भूल के कारण होना चाहिए, जिसे अरस्तु ने हेमश्रिया कहा है। विचार, अरस्तु का मानना है कि त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। वाणी जन्य सारे प्रभाव विचार में सम्मिलित होते हैं। पद विन्यास या भाषा, अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों में व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। घटना व संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। गीत, भावों के व्यक्ति का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तु ने गीत को बताया है। भावों के व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के भावों या विचारों की सबसे ताकतवर, सबसे महत्वपूर्ण जो अभिव्यक्ति है वो क्या है, गीत बताई है। दृश्य, दृश्य का संबंध अभिनय या अभिनेता से होता है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है, इसीलिए अरस्तु ने इसे कार्यकारी तत्व माना है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत कथानकों के प्रकार कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक, जैसे आपने बहुत सारे नाटक पढ़े होंगे, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, वो सभी क्या है, ऐतिहासिक सामग्री को लिए हुए हैं। ऐतिहासिक पात्रों को के नाटकों में प्रमुख स्थान दिया गया है। अगला है काल्पनिक, के कल्पना के आधार पर किसी रचना का निर्माण करना। कल्पना कर यानी कोई भी पात्र आपने रख दिया, उसके नाम ऐसे ही बना दिए, तो काल्पनिक कथानक भी हो सकते हैं। आनुश्रुतिक यानी अपने हिसाब से आप रख सकते हो। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के विचार हैं। त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य व्यापार की अनुकृति का नाम है, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक तरीकों से अलंकृत किया जाता है, जिसके पृथक पृथक हिस्सों में उस सुनिश्चित कार्य व्यापार के विविध प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रूप वर्णात्मक न होकर कार्यात्मक होता है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विरेचन किया जाता है। गॉर्जियस की भाषा में त्रासदी क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। कि काव्य श्रोताओं को कपा देने वाला भय, अश्रुपूर्व करुणा तथा दूसरों के दुख में सहानुभूति उत्पन्न करता है। शब्द सशक्त शासक है जो भय को दूर कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है और आत्मविश्वास से मंडित कर सकता है। नेक्स्ट है विरेचन सिद्धांत। कि विरेचन सिद्धांत में साहित्य में सर्वप्रथम विरेचन शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अरस्तु को प्राप्त है। किसको है, अरस्तु को। तो विरेचन सिद्धांत भी पूछा जाता है कि विरेचन सिद्धांत किस पाश्चात्य विचारक का है, तो अरस्तु का है। विरेचन यूनानी शब्द कर्थासिस का हिंदी रूपांतरण है, यानी यूनान का जो शब्द है विरेचन कर्थासिस, उसका क्या है, हिंदी रूपांतरण है, उसका विवेचन किया गया है। इसका संबंध अरस्तु ने ट्रेजेडी से माना है। प्लेटो ने भावनाओं और वासनाओं को बढ़ावा देने का कारण काव्य को माना, जिसका खंडन अरस्तु के विरेचन सिद्धांत ने किया है। विरेचन और कर्थासिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं। ये क्या है, चिकित्सा शास्त्र यानी डॉक्टरी जो भाषा है उस भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अरस्तु द्वारा दी गई कर्थासिस की कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि पूरे काव्यशास्त्र में अरस्तु ने एक बार ही कर्थासिस शब्द का प्रयोग किया है।
कथासृ शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। काव्यशास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ है मानसिक या भावनात्मक या कलात्मक। विरेचन का अर्थ होता है मानसिक या भावनात्मक परेशानियों से निकलना, उनका शुद्धिकरण होना। कहते हैं ना, विरेचन करवाओ, विरेचन क्रिया। आपने योग शास्त्र में भी उसको सुना होगा अधिकतर, कि जो मन में बहुत सारे भावनाएं, पुराने विचार भर जाते हैं, उन विचारों से निकलना, मनुष्य को उन विचारों से उबरना। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। वही बात आ गई कि अरस्तु कहते हैं कि भाव यानी विचार, किसी व्यक्ति के मन में कोई कार्य करने का या किसी से मिलने का या किसी भी प्रकार का कोई विचार आए, अच्छा या बुरा, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है। दमन यानी उनका मर जाना, भावों या विचारों का दब जाना क्या होता है, हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। यानी आपने देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति टेंस हो, परेशान हो, दुख हो, तो संगीत सुनता है। तो संगीत सुन के क्या होता है, उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है और उसे थोड़ा अपने आसपास का माहौल भी अच्छा लगने लगता है। तो इसी प्रकार एक विरेचन एक क्रिया है जो मानसिक रोगियों के लिए, या जो व्यक्ति मानसिक होते हैं रोगी, भाव उनके विचार मन में दब जाते हैं, तो कुंठित व्यक्तित्व वाले, तो ये जो मनोविज्ञान में इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को उनकी पुरानी दमन व असीमित जो इच्छाएं होती हैं जिनका, उनसे किस प्रकार, तो आपने फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद पढ़ा होगा, उसमें व्यक्ति के मन और विचारों में जो मन मस्तिष्क में जो पुरानी बातें परत दर परत दबती चली जाती हैं, तो वही व्यक्ति के मानसिक रोगी होने का कारण होती है। तो उन्हीं से व्यक्ति को निकालना, उन्हीं चीज़ों से व्यक्ति को अलग करना, वही एक विरेचन क्रिया है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी है। दुखांत देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेशकर भावों से मुक्त मिल जाती है, चाहे वह मुक्ति अल्पकालिक क्यों न हो। यानी दुखांत यानी व्यक्ति जब कोई, वो कहते हैं ना, अपना दुख कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, वही वाली बात यहाँ पर सत्य हो रही है कि जब व्यक्ति दुखी है और दुखांत नाटक ही उसको प्रदर्शित उसके सामने किया गया, तो अपना दुख भूलकर व्यक्ति उस नाटक में, उस रचनाकार का, उस रचना का, उसके बारे में सोचने लगता है, उसका दुख उसको ज़्यादा प्रदर्शित होता है, ज़्यादा लगता है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद की तुलना पाश्चात्य विचारक के किस सिद्धांत से की गई है, तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, या अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस विचारक के साथ की गई है, तो अभिनव गुप्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत बार परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे, अन्य रचनाओं कारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।